हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 16th ऑफ फरवरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़पेपर को डिस्कस करना है। देखिए, सबसे पहले विल टॉक अबाउट एंटी लिंचिंग बिल्स। लिंचिंग आपको पता है, लिंचिंग का सीधा सा मतलब है जहां पर एक बहुत सारे लोग मिलकर एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर अटैक करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर कुछ डिफरेंट स्टेट्स ने कुछ बिल्स बनाए हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि इस पर्टिकुलर बिल्स को अभी तक एक्ट की तरफ फाइनलाइज नहीं किया गया, मतलब इनको अभी तक पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया, इनको पूरी तरीके से रोल आउट नहीं किया गया है। तो एक्जैक्टली क्या क्या रीजन है, हर एक चीज को हम प्रॉपर्ली समझेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट व्हाट इज फेंसिडिल। देखिए, फेंसिडिल एक टाइप का कफ सिरप है, सिंपल वर्ड्स में, जो कि इंडिया से काफी ज्यादा स्मगल होकर बांग्लादेश जा रहा है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है और क्यों क्यों ये चीजें हो रही हैं, ये सब चीजों को हम प्रॉपर्ली समझेंगे। थर्ड विल टॉक अबाउट व्हाट इज पॉजिटिव सेकुलरिज्म। देखिए, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूज में आ रहा है। कॉन्टेक्स्ट आपको याद होगा कि जो कर्नाटका के अंदर जो हिजाब वाला केस चल रहा है, उसके अंदर जो दोनों गर्ल्स थी वो अभी रिसेंटली कोर्ट के अंदर गई है। उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट रखा है, उन्होंने बोला है कि इंडिया जो है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म को फॉलो करता है। तो एक्जैक्टली इसकी मीनिंग क्या है और जो इसका ऑपोजिट है, जो नेगेटिव सेकुलरिज्म है, उसका मतलब क्या होता है, हर एक चीज के बारे में हम बात करेंगे। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट कि इंडिया ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि इंडिया अपने सारे के सारे विलेजेस के अंदर डिजिटल मैप्स बनाएगा। तो क्या इसका मतलब मेन रीजन क्या है डिजिटल मैप्स का और कैसे कैसे बनाई जाएगी, हर एक चीज के बारे में हम बात करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट एंटी लिंचिंग बिल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्जैक्टली एंटी लिंचिंग बिल का जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि कुछ स्टेट्स ने रिसेंटली इसके अगेंस्ट कुछ बिल्स वगैरह बनाए हैं, जहां पर ये देखा गया है कि कुछ स्टेट्स ने इस चीज को यहाँ पूरी तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। मतलब जो जो यहाँ पर एंटी जो लिंचिंग वगैरह होता है ना, लिंचिंग को रेगुलेट करने की कोशिश की है, बट उस चीज को यहाँ पर फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। मतलब यह है कि ऑल दो कुछ स्टेट्स ने यहाँ पर बनाया तो है, बट जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उन्होंने इस चीज पे स्टे लगा दिया है। उन्होंने बोला है कि फिलहाल कोई भी स्टेट इस चीज के ऊपर कोई भी बिल नहीं बना सकता, कोई भी एक्ट नहीं बना सकता है। क्यों? द रीजन इज कि यूनियन गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि जो लिंचिंग वर्ड है, इट इज नॉट डिफाइंड अंडर आईपीसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारे आईपीसी जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, दोनों के अंदर ही लिंचिंग वर्ड कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। ये डिफाइंड ना होने के कारण कोई भी जो हमारा स्टेट या फिर सेंटर है, इस चीज के ऊपर डायरेक्टली लॉ नहीं बना सकते हैं। आप उसको सिंपल वर्ड्स में समझिए। देखिए, आपको याद होगा जो हमारा शेड्यूल 7 है, उसके अंदर टोटल 3 लिस्ट होते हैं, राइट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। देखिए, यूनियन लिस्ट में वो चीज आती है जो कि जिसके ऊपर यूनियन डायरेक्टली लॉ बना सकता है, स्टेट के ऊपर स्टेट बना सकता है, एंड जो कंकरेंट है इसके ऊपर यूनियन और स्टेट दोनों साथ में मिलकर बना सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि कोई ऐसा मैटर जो कि इनमें से कहीं पर भी मेंशनड ही नहीं है, उसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा, राइट? द सेम थिंग यहाँ पर लिंचिंग के साथ हो रहा है, बिकॉज लिंचिंग यहाँ पर कहीं पर भी मेंशनड ही नहीं है, इसलिए इसके ऊपर अभी फिलहाल कौन लॉ बनाएगा इसके ऊपर बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। इसलिए होम मिनिस्टर ने बोला है कि फिलहाल स्टेट्स भी इसके ऊपर लॉ नहीं बना सकती है। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ जो होम है, जो होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो लिंचिंग वर्ड है उसके ऊपर कोई भी एक सेपरेट डेफिनेशन प्रेजेंट नहीं है, ना ही हमारे आईपीसी के अंदर, ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके कारण जो भी लिंचिंग के डिफरेंट इंसिडेंट्स वगैरह होते हैं ना, उनको आपको मर्डर की तरह ट्रीट करना होगा। अब आपको याद, मतलब एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो मर्डर वर्ड है ना, ये मर्डर हमारे आईपीसी के अंदर डायरेक्टली मेंशन है, सेक्शन 300 एंड 302 के अंदर। नाउ इसके अंदर जो मर्डर जो मेंशन है ना, इसी मर्डर के तहत आपको लिंचिंग के जितने भी जो इंसिडेंट्स वगैरह होंगे उसको यहाँ पर इंकॉर्पोरेट करना होगा। आप अलग से लिंचिंग के ऊपर कोई भी लॉ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, बिकॉज वो ऑब्वियसली किसी भी लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। देखिए, 2017 के अंदर क्या हुआ था, हमारा एनसीआरबी नाम का एक हमारा बॉडी है, दैट इज नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो। उन्होंने कुछ डेटा को यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश की थी। दैट वाज ऑन मॉब लिंचिंग, हेट क्राइम्स और जो काउ विजिलेंटिज्म वगैरह होता है ना, इन सब के अगेंस्ट उन्होंने कुछ डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश की थी। बट इस पर्टिकुलर डेटा को उन्होंने कभी भी पब्लिश नहीं किया और इस चीज को डिसकंटिन्यू कर दिया। मतलब इस चीज का जो भी डेटा वगैरह कलेक्ट हो रहा था ना, उस चीज को उन्होंने कलेक्ट करना बंद कर दिया। देखिए, मॉब लिंचिंग क्या होती है, सिंपल वर्ड्स में समझिए, जब भीड़ जो होती है, भीड़ मतलब बहुत सारे लोग साथ में मिलकर अगर एक पर्टिकुलर पर्सन पे अटैक कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉब लिंचिंग। नाउ देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट इज कि मॉब डज नॉट हैज अ फेस, मॉब डजंट हैज अ फेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट? ध्यान से समझिए। देखिए, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, अगर वो किसी दूसरे पर्सन का यहाँ पर मर्डर कर देता है, ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर पर्सन जिसने मर्डर किया है, ही विल बी चार्ज्ड अंडर द केस, जो सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी है उसके अंदर डायरेक्टली चार्ज हो जाएगा और उसको उसकी मतलब थ्रू उसको पनिशमेंट मिलेगी, राइट? बट द पॉइंट इज कि मान लीजिए कि मॉब है, मॉब का मतलब क्या होता है? मॉब का सिंपल सा मतलब है भीड़, जहां पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, जहां पर मॉब मिलकर अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की यहाँ पर मतलब वो मर्डर कर देती है, ठीक है, तो इस मॉब को आप कभी भी अरेस्ट नहीं कर सकते। ध्यान सोचिए, आप मॉब में किसको अरेस्ट करेंगे? बिकॉज मॉब डज नॉट हैज अ फेस। इसका मतलब, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब कोई मॉब मर्डर करता है ना, तो उसमें आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दोषी नहीं वो नहीं कर सकते, डिक्लेयर नहीं कर सकते, और आप पूरे के पूरे मॉब को एक साथ पनिश नहीं कर सकते। इसी चीज के कारण यहाँ पर जो मॉब है, इसके अगेंस्ट कोई भी एक प्रॉपर लॉ नहीं है हमारे पास। तो इसी चीज को रेगुलेट करने के लिए कुछ स्टेट्स ने यहाँ पर लॉ बनाई थी, बट इस पर्टिकुलर लॉज को फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ होम ने जो कैंसिल कर दिया, मतलब इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए। अब देखिए, समझिए कौन कौन से स्टेट्स ने यहाँ पर लॉ बनाए थे। द
फर्स्ट स्टेट इज झारखंड, ठीक है। द सेकंड स्टेट इज यहाँ पर आप देखिए राजस्थान, एंड थर्ड इज वेस्ट बंगाल। ये तीनों स्टेट्स ने यहाँ पर लॉज बनाए थे। देखिए आपको इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑब्वियस रीजंस के कारण, बिकॉज अभी तक इन एक्ट्स को इन बिल्स को पूरी तरीके से एक्ट नहीं बनाया गया, मतलब इनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया। बट जो बेसिक चीज है उसको हम समझ लेते हैं। झारखंड ने ये बोला था कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि मॉब लिंचिंग के अंदर अरेस्ट होता है, यानी कि वो पकड़ा जाता है और उसके अगेंस्ट जो भी इल्जाम है अगर वो प्रूव हो जाते हैं तो उसको डायरेक्टली 3 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, ठीक है। ये बोला था झारखंड के अंदर, मतलब कम से कम 3 साल की वो होगी, जेल होगी। सिमिलरली वेस्ट बंगाल ने भी सेम चीज बोली कि अगर कोई पर्सन लिंचिंग के अंदर पकड़ा जाता है तो उसको एटलीस्ट 3 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की जेल हो सकती है, ठीक है, मतलब उम्र कैद तक की। सिमिलरली राजस्थान ने ये बोला था कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा पकड़ा जाता है तो उसको 1 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक का मतलब फाइन देना होगा, साथ में साथ उसको जेल टर्म भी होगी। मतलब पॉइंट इसकी काफी स्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई थी इसको, बट फिलहाल इस चीज को कैंसिल कर दिया गया है, इस चीज को बंद कर दिया गया है बिकॉज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम यहाँ पर बीच में आई है। उन्होंने ये चीज बोला है कि लिंचिंग के ऊपर हम डायरेक्टली लॉ नहीं बना सकते। तो द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट एग्जैक्टली इज लिंचिंग। लिंचिंग एग्जैक्टली है क्या? लिंचिंग आपने जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि एक ऐसा टर्म है जहां पर सिंपली आप समझ सकते हैं कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल अगर एक पर्टिकुलर सिंगल पर्सन के अगेंस्ट अटैक करते हैं या फिर टारगेटेड वायलेंस करते हैं, ठीक है। टारगेटेड मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करके अगर उसके अगेंस्ट अटैक किया जाता है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज लिंचिंग, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर जो वायलेंस है वो किसी भी अगेंस्ट हो सकती है। देखिए ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट भी हो सकती है, फिर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी हो सकती है, आपको ध्यान रखना है। एंड दिस प्रॉपर्टी कैन बी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। मतलब समझिए ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के डायरेक्टली ऊपर अटैक करेंगे तभी लिंचिंग होगा। अगर उस पर्टिकुलर पर्सन के डायरेक्टली घर पे अटैक करते हैं, दैट इज ऑल्सो लिंचिंग बिकॉज वो उसकी प्रॉपर्टी का पार्ट है, राइट। तो आपको मतलब ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ह्यूमन बॉडी एंड प्रॉपर्टी बोथ अमाउंट टू दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड एज लिंचिंग, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना आपको, ये मॉब लिंचिंग होती क्यों है? मॉब लिंचिंग बेसिकली इसके कारण होती है जहां पर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन को कुछ भी गलत करता है, ठीक है। देखिए जरूरी नहीं है कि वो चीज इलीगल कर रहा हो, बट अगर वो गलत कर रहा है, अगर वो गलत कर रहा है तो जो मॉब है उस पर्टिकुलर पर्सन को बिना पुलिस के हाथों में डाले, मतलब बिना जो लॉ का भरोसा किए हुए डायरेक्टली अगर वो खुद ही उस चीज को पनिश करना स्टार्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड एज मॉब लिंचिंग। सिंपल वर्ड्स में समझिए, सिंपल वर्ड्स में ये है कि अगर एक पर्टिकुलर भीड़ यानी कि मान लीजिए कि ग्रुप ऑफ 100 पीपल दे डिसाइड टू टेक अ पर्टिकुलर लॉ मतलब इन देयर ओन हैंड्स, मतलब कि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन है उसने कोई गलती की, मान लीजिए उसने चोरी की है, ठीक है, ही हैज स्टोल समथिंग। द पॉइंट इज कि ही शुड बी हैंडेड ओवर टू द पुलिस, राइट। मेन चीज ये है कि इसको पुलिस को आपको देना होगा, बट अगर आप इस चीज को पुलिस को नहीं देकर कि ये सब के सब लोग इसको मार डालते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड एज मॉब लिंचिंग, ठीक है। तो इसका मेन सिंपल सा मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब ये है कि लोग जो होते हैं ये सब के सब लोग लॉ को अपने हाथों में ले लेते हैं, मतलब कानून को अपने हाथों में लेते हैं एंड दे ट्राई टू पनिश दिस पर्टिकुलर पर्सन हिमसेल्फ, ठीक है। मतलब ये सब के साथ में मिलकर इस चीज को पनिश करने की कोशिश करते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि इसको पुलिस के हवाले किया जा सकता था। यहां पर ये सब के सब लोग जो है वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर हम रूल ऑफ लॉ को यहां पर अगर बचा सकें तो दिस इज कॉल्ड एज की मॉब लिंचिंग को हम यहां पर रोक पा रहे हैं। व्हाट आर द मेन कॉजेस? देखिए अगर आप यहां पर बेसिक चीजों में देखेंगे तो आपको 3-4 कॉजेस आपके हमेशा ऑन टिप्स होने चाहिए ताकि अगर मेंस के अंदर कोई भी क्वेश्चन वगैरह आता है तो आपको लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉज है मतलब दैट कैन बी कॉल्ड एज इंटॉलरेंसी। इंटॉलरेंसी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है अगर सामने वाले पर्सन के लिए टॉलरेंट नहीं है, मतलब देखिए किसी भी बेसिस पे हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, किसी भी पर्टिकुलर बेसिस पे अगर एक पर्टिकुलर पर्सन सामने वाले पर्सन को टॉलरेट नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटॉलरेंसी। सेकंड इज कॉल्ड एज बायसनेस। बायसनेस का मतलब अगेन देखिए अगर आप सेम चीजों को समझेंगे, बायसनेस का मतलब क्या है कि सामने वाला मान लीजिए कि छोटे कास्ट का है, छोटे क्लास का है या फिर किसी दूसरे रिलीजन का है, और अगर एक पर्टिकुलर पर्सन उस चीज को मतलब बायस मान रहा है, मतलब उसके खुद के मन के मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन के मतलब मन के अंदर मान लीजिए ये चीज बैठ गया है कि सिर्फ हिंदू ही अच्छे हैं, हिंदू ही अच्छे हैं, तो पॉइंट इज कि वो बाकी जितने भी डिफरेंट रिलीजन होंगे उनके अगेंस्ट डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टेप्स लेगा, और वो स्टेप्स हो सकता है कि काफी ज्यादा मतलब वायलेंट स्टेप्स हो सकते हैं, राइट। डिफरेंट कास्ट के अगेंस्ट, डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल, डिफरेंट रिलीजन के लोगों के अगेंस्ट कुछ स्टेप्स ऐसे ले सकते हैं जो कि वायलेंट हो सकते हैं। इस चीज को कहते हैं बेसिकली बायसनेस। थर्ड इज कॉल्ड एज काउ विजिलेंटिज्म। सिंपल वर्ड्स में समझिए, जहां पर काउ को लेकर के यहां पर प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आपको याद होगा हिंदू जो हमारा रिलीजन है इसके अंदर काउ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि काउ का मतलब डेथ कॉज करता है ना, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड, और पास्ट में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहां पर उस पर्टिकुलर पर्सन को भीड़ ने मार डाला है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज काउ विजिलेंटिज्म। एंड फाइनली वी हैव, अगर पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही हो, जो जस्टिस है वो अपना काम खुद से नहीं कर रही हो, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये मतलब काम हमें खुद से करना होगा, वी नीड टू टेक दिस पर्टिकुलर लॉ इन आवर ओन हैंड्स, और इसके कारण वो लोग बेसिकली लिंचिंग करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम काफी इंक्रीज हो जाती है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्जैक्टली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉब लिंचिंग कौन कौन से होते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कम्युनल बेस्ड। कम्युनल बेस्ड सिंपल वर्ड्स में रिलीजन बेस्ड, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वैसा वाला जो भी प्रॉब्लम्स होता है दैट इज कॉल्ड एज कम्युनल बेस्ड। सेकंड इज कॉल्ड एज विचक्राफ्ट। आपने बहुत देखिए अभी तो ये बहुत कम हो गया है, बट अगर आप एंशिएंट टाइम्स में जाएंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, और मतलब यहाँ तक कि जो मिडिवल टाइम्स है वहां पर भी बहुत सारी लेडीज को विच बोल के उनको यहाँ पर मतलब मार डाला करते थे, उनको बर्न कर देते थे। दिस इज कॉल्ड एज विचक्राफ्ट। थर्ड इज कॉल्ड एज ऑनर किलिंग। हरियाणा में अभी देखिए
अभी तो काफी रिड्यूस हो गया, बट द पॉइंट इज कि ऑनर किलिंग आज से 5 से 6 साल पहले काफी ज्यादा थी। ऑनर किलिंग का सीधा सा मतलब है जहां पर एक पर्टिकुलर गर्ल या फिर बॉय को मतलब अपने पेरेंट्स या फिर अपने जो भी उनकी फैमिलीज या फिर जो एंसेस्टर्स हैं उसके अगेंस्ट कोई भी डिसीजन लेने के लिए उनकी डेथ हो जाती है। बेसिकली अपने ऑनर को बचाने के लिए वो लोग उस पर्टिकुलर बच्चों को मार डालते थे, ठीक है। ये भी एक टाइप का मॉब लिंचिंग ही है, ध्यान से सोचिए इन सब चीजों को। फोर्थ इज बोवाइन रिलेटेड, जैसा मैंने आपको बात की कि काउ से रिलेटेड मतलब कुछ भी स्टेप्स लेने के कारण बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हो जाती थी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोवाइन रिलेटेड, यहाँ पर मॉब लिंचिंग होती थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि चाइल्ड लिफ्टिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, एंड देन दोज पर्टिकुलर पर्संस दे आर ट्रीटेड, दे आर नॉट एक्चुअली ट्रीटेड वेरी वेल बाय द मॉब, और मॉब जो होती है उनके पीछे पड़ जाती है एंड दे समटाइम्स किल देम आल्सो, ठीक है। एंड फाइनली देयर आर सम केसेस ऑफ थेफ्ट आल्सो, जहां पर कुछ लोग चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं और उसके अगेंस्ट कुछ डिसीजंस लेने के कारण मतलब या फिर कुछ मतलब डिसीजंस ऐसे लिए जाते हैं जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। आपको रिसेंट केस याद होगा जो हमारा जो कपूरथला वाला पार्ट है जो कि पंजाब के अंदर प्रेजेंट है, वहां पर एक ऐसा ही मतलब लिंचिंग हुआ था जहां पर एक पर्टिकुलर चोर जो था वो एक गुरुद्वारा के अंदर घुस गया था, बट उसकी वहां पर मतलब डेथ का मतलब कॉज हो गई, बेसिकली उसका मर्डर कर दिया गया था बिकॉज ऑफ सस्पिशन कि शायद वो किसी टाइप का मतलब प्रॉब्लम कॉज करने आया हुआ है। अब देखिए अगर आप ध्यान से सोचेंगे जो मॉब लिंचिंग होता है ना वो हमारे जो राइट टू लाइफ है यानी कि आर्टिकल 21 है इसको डायरेक्टली वायलेट करता है, ठीक है। सो यू मस्ट रिमेंबर कि कौन कौन से राइट्स हमारे इसके कारण इन्फ्रिंज हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ। इसके अलावा राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, बिकॉज देखिए अगर एक पर्टिकुलर पर्सन हमें अपने इक्वल नहीं समझ रहा है इसका मतलब क्या है, हमारी राइट टू इक्वालिटी यहाँ पर इन्फ्रिंज हो रही है। सिमिलरली जो राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड राइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लॉ आर्टिकल 15, ये दोनों ही चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं वायलेट होती है और आर्टिकल 21 वायलेट होता है। तीनों ही आर्टिकल्स यहाँ पर डायरेक्टली वायलेट होती है, ठीक है। नो जस्ट रिमेंबर जैसा हम स्टार्टिंग से बात करते हुए आ रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर थिंग यानी कि जो लिंचिंग है दिस हैज नोवेयर बीन मेंशन्ड इन द लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे आईपीसी के अंदर कहीं पर भी डायरेक्टली मेंशन नहीं है। इसलिए फिलहाल के लिए जो लिंचिंग वाला वर्ड है उसको मर्डर के साथ ही उसको पैरेलली ट्रीट किया जाता है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, ना ही वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है और ना ही हमारे वो आईपीसी के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट न्यूज। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हमें बात करनी है फेंसिडिल के बारे में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली फेंसिडिल का वो क्या है, कंसेप्ट क्या है। देखिए फेंसिडिल जो है एक टाइप का कोडीन बेस्ड कफ सिरप है। देखिए कोडीन एक टाइप का केमिकल होता है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दीस थिंग्स कि कोडीन क्या होता है। तो सिंपली आपको ये समझना है कि एक टाइप का कफ सिरप है जो कि इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर का जो इशू है उसको काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया इसने। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि फेंसिडिल होता क्या है। फेंसिडिल जैसा मैंने आपको बताया एक टाइप का बेसिकली कफ सिरप है और एक टाइप का इंटॉक्सिकेंट भी है। इंटॉक्सिकेंट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर चीज जो कि अल्कोहल टाइप का कुछ होता है जो कि इंटॉक्सिकेट मतलब होने के लिए काम आता है। अब दिक्कत यह है कि देखिए बांग्लादेश इज अ एंटायरली मुस्लिम कंट्री, राइट, मुस्लिम या फिर इस्लाम कंट्री है। इस्लाम के अंदर आपको पता है कि जो अल्कोहल है या फिर जो भी ये सब चीजें होती हैं वो हराम होती है। हराम मीन्स वो चीज आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। तो अगर वो चीज एक्सेप्टेड नहीं है यानी कि बांग्लादेश के अंदर टोटल प्रोहिबिशन है लिकर का, मतलब लिकर वहां पर नहीं बेच सकते हैं ना ही खरीद सकते हैं, बट इसके बावजूद ऑब्वियसली बहुत सारे एरियाज के अंदर इलीगल तरीके से वहां पर लिकर वगैरह को बेचा जाता है, उसको खरीदा जाता है, उसको कंज्यूम किया जाता है। उसी के तहत देखिए लिकर का ही एक टाइप का सब्स्टिट्यूट आप समझ सकते हैं फेंसिडिल को, ठीक है। तो फेंसिडिल को यहाँ पर लिकर के एक सब्स्टिट्यूट की तरह यहाँ पर यूज किया जाता है जहां पर ये काफी ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज के अंदर यूज किया जाता है। द पॉइंट इज कि जो भी लोग इसे यूज करते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि फेंसिडिल को हमेशा स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर लेना चाहिए, मतलब बहुत ही स्मॉल डोज के अंदर लेना चाहिए। उससे आपको काफी ज्यादा जो इंटॉक्सिकेशन वगैरह होती है वो काफी ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो इसके कारण ये बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटीज में लिया जाता है, बट इसकी मतलब अगर सबको आप ऐड कर दोगे तो काफी ज्यादा लार्ज क्वांटिटी का जो फेंसिडिल है वो यहाँ पे कंज्यूम होता है और बहुत ज्यादा यहाँ पर स्मगल होता है। तो इसके कारण इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना वो कहीं ना कहीं फेंसिडिल के स्मगलिंग के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर चल रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली फेंसिडिल देखिए एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही छोटे अमाउंट में ली जाती है। तो छोटे अमाउंट में लेने के कारण क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट में उसका स्मगलिंग होता है, उसके कारण इसको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, जो फेंसिडिल होता है वो एक टाइप का शेड्यूल एच ड्रग है। व्हाट इज दिस शेड्यूल एच ड्रग? कोई भी ऐसा दवाई, कोई भी ऐसी मेडिसिन जो कि सिर्फ आपको डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिल सकती है, दैट इज कॉल्ड एज शेड्यूल एच ड्रग। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। आपने एक पर्टिकुलर टैबलेट अगर आप देखोगे, जस्ट लुक मतलब टू द बैक साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर टैबलेट, अगर वहां पर आपको एक रेड कलर की लाइन मिल रही है, ठीक है, आपको दिखिए एक रेड कलर की लाइन, उसके ऊपर लिखा होगा शेड्यूल एच ड्रग, ठीक है। अगर वो चीज लिखा होता है इसका मतलब ये है कि आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो पर्टिकुलर चीज नहीं मिल सकती। अब ये चीज कहां लिखा हुआ है? दिस थिंग हैज बीन मेंशन्ड इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 जो कि हमारे इंडिया का है। उस चीज के अंदर ये मेंशन्ड है कि अराउंड 500 से ज्यादा मेडिसिन को यहाँ पर शेड्यूल एच ड्रग का मतलब यहाँ पर रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया गया है और ये बोला गया है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अगर वो पर्टिकुलर चीज बेचता है या फिर खरीदता है तो उसको जेल हो सकती है फॉर एटलीस्ट 1 साल के लिए, मतलब एटलीस्ट 1 साल के लिए उसको जेल हो सकती है और साथ ही साथ उसको 20,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। अगेन देखिए दिस थिंग्स विल नॉट बी आस्क्ड, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि एक टाइप का
कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का मतलब है इसको अगर आपने गलती की तो इसके अगेंस्ट आपको पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। ऑलराइट, अगर हम स्मगलिंग की बात करें तो ये चीज स्मगलिंग कैसे होती है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफी ज्यादा स्मगलिंग होती है, और आप अगर देखोगे तो बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल का कंपनीज है, बहुत सारे एजेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंशियल पीपल है, सबके सब बांग्लादेश के अंदर इसको यूज करते हैं, इसके कारण इसकी बहुत ज्यादा स्मगलिंग इंडिया से जो बांग्लादेश है उसके थ्रू होती है। माना जाता है कि ट्रक्स को यूज करके इसकी बेसिकली स्मगलिंग की जाती है, बट इसको ज्यादा कैश नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? बिकॉज ऑब्वियसली इसकी क्वांटिटी बहुत लो होती है, बिकॉज बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज के अंदर ये मतलब सप्लाई करते हैं या फिर इसको स्मगल किया जाता है, उसके कारण इसको मतलब वो करना ढूंढना इसको काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो हमारा बीएसएफ है यानी कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, देखिए आपको ध्यान रखना है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है हमारा इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे है और इंडिया के साथ जो बांग्लादेश का बॉर्डर है उन दोनों पे है, तो इन दोनों बॉर्डर पे हमारा बीएसएफ काम करता है। तो इसके लिए काफी बड़ा चैलेंज है, बिकॉज देखिए कुछ और भी चैलेंजेस है जो कि इसके साथ साथ चलते हैं, पैरेलली चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आसपास की स्टेट पुलिस है यानी कि जो इस एरिया की स्टेट पुलिस है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती है, स्पेशली ऐसे मतलब जो भी जैसे मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर सेंट्रल की बॉडी जाती है इस पर्टिकुलर यहाँ पर वेस्ट बंगाल के आसपास में इस चीज को प्रॉपर्ली चेक करने के लिए, तो जो स्टेट की पुलिस है वहां पर काफी ज्यादा हेल्प नहीं कर रही है, ठीक है, उस सेंट्रल एजेंसी की। सेकंड चीज, जो भी लोकल लोग हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल की वो एक टाइप के कुरियर की तरह यूज हो रहे हैं, ठीक है, कुरियर की तरह यूज होने के कारण देखिए ऑल्दो ये चीज ये लोग जो होते हैं डायरेक्टली इस चीज को कंज्यूम नहीं करते हैं, वो इस पर्टिकुलर ड्रग को कंज्यूम नहीं करते हैं, बट वो कुरियर की तरह यूज होते हैं, तो आपको समझ नहीं आता। अगर आप इनमें से किसी को कैच कर भी लो तो क्या आप उस पर्टिकुलर पर्सन को पनिशमेंट दोगे या फिर नहीं दोगे, आपको कुछ समझ नहीं आता, राइट, बिकॉज आप एक टाइप के डिलेमा में फंस जाते हो। थर्ड इज कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऐसे हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो कि डिफरेंट विलेजेस को बीच से काटते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिस इज अ पार्ट ऑफ, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर विलेज है, इस पर्टिकुलर विलेज का देखिए इतना पार्ट इंडिया के अंदर है, इतना पार्ट बांग्लादेश के अंदर है। तो पॉइंट इज कि इस पर्टिकुलर विलेज को आप किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते हो, बिकॉज यहाँ पर देखिए बॉर्डर फ्री यहाँ पर एक टाइप के बॉर्डर हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई भी फेंसेस नहीं होते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन जो है सेकंड मतलब एक दूसरे कंट्री के अंदर इजीली मूव करते रहते हैं, इसके कारण भी स्मगलिंग यहाँ पर काफी ज्यादा होता है। एंड फाइनली देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे, वुमेन्स वगैरह इन सबको यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर ड्रग को यहाँ पर स्मगल करने के लिए, ठीक है। इसी सब चीजों को रोकने के लिए यहाँ पर जो बीएसएफ है हमारा काफी कोशिश कर रहा है, बट इसको ऑब्वियसली बहुत अच्छी तरीके से हम सक्सेसफुल अभी तक नहीं हो पा रहे। नो देखिए एक तो हमारा फेंसिडिल हो गया, फेंसिडिल के अलावा एक और यहाँ पर याबा टैबलेट्स होती हैं। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, याबा टैबलेट और फेंसिडिल ये दोनों ही इंडिया और बांग्लादेश के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पर स्मगलिंग की जाती है। याबा टैबलेट्स भी देखिए सिमिलरली ऐसा ही कुछ होता है जो कि एक्चुअली म्यांमार के अंदर ओरिजिनेट होता है, म्यांमार से जाता है ये बांग्लादेश से फिर जाता है इंडिया। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, देखिए फेंसिडिल जो है वो इंडिया में बनता है, यहाँ से जाता है बांग्लादेश, बट जो याबा टैबलेट्स है वो पहले म्यांमार में बनता है, वहां से बांग्लादेश आता है, फिर वहां से इंडिया आता है, ठीक है, तो इस तरीके से मूव करता है। अब देखिए अगर आप याबा को समझेंगे तो याबा एक टाइप का देखिए कैफीन और मिथेम्फेटाइन का एक टाइप का मिक्सचर है, ये दोनों ही डिफरेंट कंपोनेंट्स है, दोनों का मिक्सचर है, जो कि देखिए आप ये देख सकते हैं दीज आर कॉल्ड एज याबा टैबलेट्स, ठीक है। ये जो याबा टैबलेट्स है बेसिकली रेड या फिर पिंक कलर के आते हैं और ये हमारे सेंट्रल जो हमारा नर्वस सिस्टम है उस चीज को थोड़ा सा स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। बेसिकली पॉइंट इज कि टाइप का ड्रग्स की तरह काम करता है, लोगों को इंटॉक्सिकेट करने में काम आता है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट फेंसिडिल क्या है, ये एक टाइप का कफ सिरप है जो कि ड्रग्स की तरह यूज होता है। सिमिलरली याबा टैबलेट जो है एक टाइप की टैबलेट्स हैं और ये भी एक टाइप की मतलब हमारे ड्रग्स की तरह यूज होती है, ठीक है। ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको इस तरीके से याद करनी है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने हैं पॉजिटिव सेकुलरिज्म के बारे में, हम समझते हैं कि एक्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए कॉन्टेक्स्ट आपको याद होगा, कॉन्टेक्स्ट ये है कि कर्नाटक के अंदर जो हिजाब वाला केस चल रहा है उसके अंदर दो जो गर्ल्स थी दोनों ने यहाँ पर कोर्ट के अगेंस्ट केस मतलब कोर्ट में एक केस फाइल किया था उस पर्टिकुलर स्कूल के अगेंस्ट, और यहाँ पर पॉइंट ये हुआ है कि उस पर्टिकुलर जो भी दोनों गर्ल्स थी उनके जो मतलब वकील थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया के अंदर पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, और इस पॉजिटिव सेकुलरिज्म के होने के कारण जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है फिर स्टेट गवर्नमेंट है किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को कोई भी चीज रिलीजियस चीज करने से मना नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसी चीज को मैं प्रॉपर्ली समझ रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज कि पॉजिटिव सेकुलरिज्म एक्चुअली होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में अगर आप समझेंगे तो पॉजिटिव सेकुलरिज्म का सीधा सा मतलब यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज मोर पावरफुल देन एनी रिलीजन इन दिस पर्टिकुलर कंट्री। सिंपल वर्ड्स में तो कॉन्स्टिट्यूशन इज पावरफुल देन रिलीजन, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जितने भी स्टेट्स होंगे मतलब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, जितने भी गवर्नमेंट है बेसिकली वो यहाँ पर एक इनेबलर का रोल प्ले करेंगे। इसका मतलब क्या है, डिफरेंट रिलीजियस फ्रीडम मतलब हर एक पर्सन का जो भी रिलीजियस फ्रीडम वगैरह है, डिफरेंट कम्युनिटीज की जो भी फंडामेंटल राइट्स है, हर एक चीज को प्रॉपर्ली इनहेल करने मतलब अपहेल्ड करने में ये डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स है वो हेल्प करेंगे, किसी को कोई चीज रोकेगा नहीं। द सेकंड थिंग इज देखिए यहाँ पर हमने समझा कि एक्जैक्टली पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्या होता है, राइट। अब हम समझते हैं कि नेगेटिव सेकुलरिज्म क्या होता है। इसका एक्जैक्टली उल्टा कर लीजिए। देखिए अगर आप पॉजिटिव सेकुलरिज्म को आपने समझाइए कि स्टेट यहाँ पर वहां पर इनेबलर था, राइट, स्टेट वहां पर हेल्प कर रहा था। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए जब भी आप नेगेटिव सेकुलरिज्म को समझेंगे वहां पर जो भी गवर्नमेंट होता है ना उसको डायरेक्टली उसके पास ये पावर होती है कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को डायरेक्टली बोल सकता है कि आप किसी भी रिलीजियस आइडेंटिटी को मतलब किसी भी टाइप की रिलीजियस एफिलिएशंस को आप बाहर पब्लिक में शो नहीं करेंगे। सिंपल वर्ड्स में पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब होता है जहां पर सारे धर्म बराबर होते हैं। नेगेटिव सेकुलरिज्म का मतलब होता है जहां पर कोई धर्म ही नहीं होता है। सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, मतलब जहां पर हर एक धर्म को सिंपली मना कर
दिया जाता है कि आप अपना धर्म जो है वो प्राइवेट स्फीयर में रखिए, पब्लिक स्फीयर में इसको लेकर मत आइए। आई होप आपको एक्जैक्टली समझ आ गया। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि इंडिया के अंदर नेगेटिव सेकुलरिज्म नहीं है, इंडिया के अंदर पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, जहां पर ये बोला जाता है दैट एवरी सिंगल रिलीजन हैज द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, टू प्रोपेगेट देमसेल्व्स एंड टू प्रोफेस देमसेल्व्स। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। अब मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर कंट्री कोई नेगेटिव सेकुलरिज्म को फॉलो करती है। जस्ट रिमेंबर दिस, देखिए नेगेटिव सेकुलरिज्म का जैसा हमने मतलब देखा कि वो पर्टिकुलर कंट्री अपने कंट्री के अंदर किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को कोई भी चीज एक्सप्रेस करने से मना कर सकती है। तो ऐसे कंट्रीज के अंदर हिजाब को पूरी तरीके से बैन किया जा सकता है और ये चीज बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, इलीगल नहीं होगी। बट इंडिया के अंदर हिजाब को बैन नहीं किया सकता। क्यों? बिकॉज इंडिया पॉजिटिव सेकुलरिज्म फॉलो करता है और पॉजिटिव सेकुलरिज्म ये बोलती है कि हम किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को कुछ भी करने से मना नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। अब देखिए टर्की एक ऐसी कंट्री है जो कि नेगेटिव सेकुलरिज्म फॉलो करती है। इसके अलावा फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जो कि नेगेटिव सेकुलरिज्म को फॉलो करती है और पॉजिटिव में हमारे पास सबसे बड़ा एग्जांपल यहां पर इंडिया का है। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स। अब हम यहां पर थोड़ा समझते हैं कि एक्जैक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेकुलरिज्म वर्ड है वो कहां पे मेंशन है। देखिए दो जगहों पर मेंशन है। सबसे पहली बात तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसके आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में हमारा जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है वो डायरेक्टली मेंशन है। यहां पर लिखा हुआ है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे रिलीजन को मतलब किसी भी तरीके से यूज करने का हमारे पास पूरा फ्रीडम है और ये हमारे आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में एक फंडामेंटल राइट की तरह इंश्राइंड है हमारे मतलब इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बोला गया है। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर सेकुलर स्टेट? सेकुलर स्टेट का मतलब है इंडिया का अपना कोई अलग से धर्म नहीं है। ठीक है, इंडिया हर एक धर्म को इक्वली यहां पर वो करेगा। ठीक है, इक्वली प्रोपेगेट करेगा, हर एक धर्म को इक्वली मतलब इक्वल मानेगा, किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म के अगेंस्ट किसी भी टाइप का बायसनेस शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इंडिया के हिसाब से कोई भी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। सिंपल वर्ड्स में इंडिया का कोई भी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। इसका मतलब क्या है? इंडिया का अपना कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है। ठीक है, इंडिया का मतलब देखिए इंडिया कोई हिंदू कंट्री नहीं है, इंडिया कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है, फिर इंडिया कोई और किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म की कंट्री नहीं है। सेकंड चीज, अगर स्टेट को जरूरत पड़ती है तो वो स्टेट हर एक रिलीजन को इक्वली और इंपार्शियली ट्रीट करेगा। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब अगर आप हमारे सेकुलरिज्म का कंसेप्ट देखेंगे तो सेकुलरिज्म जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली हमारे स्टार्टिंग के प्रीएम्बल के अंदर मेंशन नहीं था। ठीक है, देखिए ऑल्दो आर्टिकल 25 28 के बीच में तो हमेशा से मेंशन था, बट जो ये सेकुलरिज्म वर्ड है वो हमारा पहले प्रीएम्बल के अंदर मेंशन नहीं था। बट 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 के अंदर ये पर्टिकुलर वर्ड को यानी कि जो सेकुलरिज्म का वर्ड है उसको हमारे प्रीएम्बल के अंदर डायरेक्टली मेंशन कर दिया गया। और जो एसआर बोमाई केस 1994 के अंदर आता है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड सेकुलरिज्म विल बी अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ जस्ट रिमेंबर दीज टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग, सेकुलरिज्म पहले आपने देखा कि हमारे प्रीएम्बल के अंदर डायरेक्टली मेंशन नहीं था। देखिए पहले मैं आपको प्रीएम्बल दिखाता हूं। देखिए ये हमारा प्रीएम्बल है। अगर आप प्रीएम्बल देखेंगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, देखिए ये हमारे 5 गोल्स हैं। फर्स्ट इज सॉवरन, सेकंड इज सोशलिस्ट, थर्ड इज सेकुलर, फोर्थ इज डेमोक्रेटिक, फिफ्थ इज रिपब्लिक। ये जो 5 गोल है उसमें थर्ड गोल देखिए, दिस इज कॉल्ड एज सेकुलर। इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। सेकुलर कंट्री का जैसा मैंने आपको मतलब समझाया, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन हमारा नहीं होगा। फिर से देखिए इसको, अब यहां पर बोला गया कि ऑल्दो अभी तो हमारे प्रीएम्बल के अंदर डायरेक्टली सेकुलरिज्म वर्ड मेंशन्ड है, बट जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर डायरेक्टली ये चीज मेंशन नहीं था। इसका मतलब क्या है? अगर वो मेंशन नहीं था तो उसको लाया कब गया? 42nd अमेंडमेंट 1976, मतलब 42nd बार जो अमेंडमेंट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके थ्रू 1976 में इस पर्टिकुलर वर्ड को हमारे जो प्रीएम्बल है उसके अंदर ऐड किया गया। नाउ यहां पर मैं आपको छोटा सा एक फैक्ट बताता हूं, इस वर्ड के अलावा और कौन कौन से वर्ड्स को इसके अंदर ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। देखिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, प्रीएम्बल आज तक सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है और उसके अंदर टोटल 3 वर्ड्स को यहां पर ऐड किया गया था। फर्स्ट इज कॉल्ड एज सोशलिस्ट, सेकंड इज सेकुलर एंड थर्ड इज इंटेग्रिटी। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। आप देखो इसको सो से इन से याद कर सकते हैं। ठीक है, सो से इन, देखिए सो से इन से अगर आप याद करेंगे तो सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी, इन तीनों वर्ड्स को 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके थ्रू याद किया गया था, मतलब उसके थ्रू ऐड किया गया था। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग टाइम एंड अगेन बिकॉज इस पर्टिकुलर ईयर हिजाब के केस के कारण जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस चीज के ऊपर डायरेक्टली प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। इसके अलावा देखिए जब इस चीज को ऐड कर लिया गया था उसके बाद 1994 के अंदर एक एसआर बोमाई नाम का एक केस आता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है, वो इसको सेकुलरिज्म को उसने बेसिक फीचर बना दिया। इसका मतलब है कि इस चीज को कभी भी चेंज नहीं किया सकता है। ठीक है, तो दोनों ही कंसेप्ट आपको बहुत ही डिटेल में याद करने हैं। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर जो हमारा प्रीएम्बल है उसके अंदर पे सेकुलर वर्ड डायरेक्टली मेंशन्ड है। ठीक है, यहां तक हम सारी चीजें समझ गए। एक बार फिर से हम पॉजिटिव सेकुलरिज्म का जो मेन कंसेप्ट था उसको हम फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए यहां पर सिंपल सा मतलब क्या है कि हर एक रिलीजन को यहां पर इक्वल माना जाएगा, हर एक रिलीजन को ट्रू माना जाएगा, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट किसी भी टाइप का बायसनेस नहीं किया जाएगा। ये चीज डायरेक्टली मेंशन्ड है हमारे वेद के अंदर। हमारे वेद के अंदर देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ सर्वधर्म समभव। इसका मतलब क्या है? सर्वधर्म का मतलब है हर एक धर्म को, समभव का मतलब है इक्वल प्रोपोर्शन में देखना है, मतलब इक्वल एक टाइप के
मतलब व्यू पॉइंट से देखना है, हर एक को इक्वल हमें राइट्स प्रोवाइड करनी है, इक्वल रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करने हैं. दिस इज कॉल्ड एज सर्वधर्म संभव. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फ्रेज. इसको आप डायरेक्टली मेंस के अंदर भी यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, ये सब चीजें तुम समझ गए. इसके अलावा अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझेंगे तो हमारा जो इंडियन सेकुलरिज्म है, जैसे मैंने आपको बताया, वो एक टाइप का पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, जिसका मतलब क्या है कि एवरी सिंगल रिलीजन को वो इक्वल अंडरस्टैंडिंग और इक्वल रिस्पेक्ट प्रोवाइड करेगा. ये था हमारा जो ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म था उसका कंसेप्ट. ठीक है, आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. यहां हमें बात करनी है डिजिटल मैप्स के बारे में, जहां पर रिसेंटली ये स्टेप लिया गया है. बोला गया है कि इंडिया जो है हर एक अपने जितने भी विलेजेस हैं हर एक का एक डिजिटल मैप बनाएगा. पहले मैं आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं. आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने एक एडिटोरियल बात की थी, जिसके अंदर हमने बोला था कि 15 फरवरी 2021 को हमारा जो जियो स्पेशल सर्विसेज था 2021 को वो चीज लॉन्च हुआ था. राइट, एग्जैक्टली एक साल हमारा हो गया है. उसी चीज के उपलक्ष्य में देखिए, उसी चीज को यहां पर रिकॉग्नाइज करते हुए हमारे जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है उन्होंने डिसाइड किया है कि हर एक मतलब एवरी सिंगल विलेज का यहां पर डिजिटल मैप बनाया जाएगा. मैं आपको देखिए प्रॉपर्ली समझाऊंगा. आपको बस फिलहाल आप मेन चीज समझिए कि डिजिटल मैप बनाया जाएगा किसका, एवरी सिंगल विलेजेस का. हमारे इंडिया के अंदर मोर देन 6 लाख विलेजेस ऑलरेडी प्रेजेंट है. हर एक विलेज का यहां पर एक अपना अपना खुद का डिजिटल मैप बनाया जाएगा. इसके अलावा अराउंड 100 सिटीज ऐसी चूज की जाएंगे जिसका खुद का 3D मैप्स बनाए जाएंगे. ठीक है, देखिए यहां पर हम डिजिटल मैप की बात कर रहे हैं, हम 3D मैप्स की बात कर रहे हैं. डिजिटल मैप का मतलब है एक ऐसा पर्टिकुलर मैप जिसके अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज, रोड्स, टावर्स, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट एक पर्टिकुलर विलेज के अंदर है, एवरी सिंगल थिंग विल बी डिजिटली उस चीज को मतलब रिकॉर्ड किया जाएगा. और 3D मैप का मतलब क्या है? देखिए 3D मैप का मतलब ये है सिंपल वर्ड्स में, दिस इज कॉल्ड एज अ 3D मैप. यहां पर देखिए अब एक पूरी के पूरे सिटी को एक सिंगल 3D मैप के अंदर अगर डायरेक्टली होल्ड कर सकते हैं तो आपको एक्जैक्टली पता होगा कि किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर डेवलपमेंट की जरूरत है, या फिर कौन सा एक पर्टिकुलर एरिया. देखिए अगर ये वाला पार्ट देखेंगे, दिस इज द मोस्ट डेवलप्ड एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट. राइट, इस पूरे सिटी का सबसे मोस्ट डेवलप्ड मतलब पार्ट ये है. तो आपको अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इस एरिया के अंदर कर सकते हैं, आप इस एरिया के अंदर कर सकते हैं. द पॉइंट इज कि आपको 3D मैप चाहिए सिटीज के लिए. ठीक है, डिफरेंट सिटीज के लिए, और अराउंड एक टाइप का डिजिटल मैप चाहिए डिफरेंट विलेजेस के लिए. आई होप आप इन चीजों को समझ गए. अब ये मैप्स बनाने के लिए वी हैव चोजन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड स्वामित्व प्रोग्राम. नाउ स्वामित्व क्या है? स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज. ऑटोमेटिकली आपको नाम समझ आ जाएगा ये चीज. ठीक है, और ये पर्टिकुलर जो मिनिस्ट्री, ये पर्टिकुलर जो स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर डायरेक्टली काम करती है. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग एंड दिस वाज लॉन्च्ड इन 2020, यानी कि रिसेंटली 2 साल पहले इस चीज को लॉन्च किया गया था. स्वामित्व स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर काम करती है, 2020 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था. इसका मेन काम यह है कि डिफरेंट विलेजेस एंड सिटीज का यहां पर डिजिटल मैप्स एंड जो हमारा 3D मैप्स है उस चीज को बनाएगी. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर चीज के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो चीजें हैं उसको मतलब मेंशन की जाएंगी इस पर्टिकुलर मैप्स के अंदर. समझिए, इसके अंदर जो पब्लिक बॉडीज यानी कि जो गवर्नमेंट बॉडीज है, साथ साथ उसके साथ में जो पब्लिक जो बेसिकली जो प्राइवेट बॉडीज है उसको भी यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है. जहां पर बोला गया है डिफरेंट प्राइवेट कंपनी जो है वो भी इस पर्टिकुलर चीज के अंदर आके अपने मतलब डिफरेंट बेसिकली मैप्स वगैरह बना सकती है. समझिए, अगर ये पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनीज आती हैं, इसका मतलब क्या है? प्राइवेट कंपनीज को आपको याद होगा इसके पहले कुछ डिसीजन ऑलरेडी लिए गए हैं. पहला बात क्या था आपको याद होगा, जो जियो स्पेशल सेक्टर है उसके अंदर जो प्राइवेट कंपनी है उसको अलाउ कर दिया गया है. इसके अलावा जो ड्रोन्स है, आपको याद होगा हमने इसके बारे में बात की थी, ड्रोन्स के पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर प्राइवेट इंडस्ट्री को रिसेंटली अलाउ कर दिया गया है. सोचिए कुछ दिनों पहले ड्रोन्स को ऑलरेडी अलाउ कर दिया गया है. कुछ बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह ऐसे लॉन्च कर दिए गए हैं जिसके थ्रू आप लोकेशनल मैपिंग कर सकते हैं. द पॉइंट इज कि अगर आप यहां पर ध्यान समझेंगे तो 3 डिफरेंट सर्विसेज यहां पर लॉन्च की गई है. फर्स्ट इज कॉल्ड एज जियो स्पेशल सर्विसेज, सेकंड इज ड्रोन पॉलिसी, और थर्ड इज स्पेस सेक्टर को भी इसको तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के लिए ऑलरेडी रिलीज किया गया था. तो अगर आप तीनों चीजों को देखेंगे, तीनों चीजों के अंदर यहां पर कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को स्टार्ट कर दिया गया है. तो अब ये चीज हमारे इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को इंक्रीज करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है. ठीक है, अब समझिए पिछले 1 साल पहले हमारा जो जियो स्पेशल पॉलिसी था उसके कुछ चीजों को लिबरलाइज किया गया था, उसके कुछ चीजों को स्टार्ट किया गया था. तो इस चीज के अंदर देखिए कितने अच्छे पॉजिटिव आउटकम्स हमारे ऑलरेडी आए हुए हैं. मतलब आपको याद होगा 2 प्राइवेट इंडस्ट्री ने ऑलरेडी अपने आईपीओज यहां पर लॉन्च कर दिए सिर्फ 1 साल के अंदर. द पॉइंट इज कि देखिए ऑल्दो हमारे पास पोटेंशियल काफी ज्यादा है, हम यहां पर और अच्छा यहां पर अचीव कर सकते हैं. द पॉइंट इज उस चीज को करने के लिए हमें कंप्लीट जियो स्पेशल पॉलिसी लेकर आने वाले हैं. हो सकता है कि इस साल एक कंप्लीट जियो स्पेशल पॉलिसी आएगा. इसका मतलब क्या है? और ज्यादा बेटर गाइडलाइंस आएंगे और ज्यादा यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस मतलब रिमूव होंगी, और जितने भी डिफरेंट कंपनीज वगैरह हैं वो इस चीज के अंदर और अच्छे से आके इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकती है. ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पर बोला गया है कि जो यहाँ पर ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम वगैरह होगा, यानी कि जो डिफरेंट विलेजेस के सिटीज के यहाँ पर मैपिंग बनाई जाएंगी, उसमें कुछ चीजों पर मेन फोकस किया जाएगा, जैसे कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, जो इलेक्ट्रिकल की डिफरेंट यूटिलिटीज वगैरह होती हैं, लैंड रिकॉर्ड्स हो गए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टी का जो टैक्सेशन वगैरह है, एवरी सिंगल थिंग विल बी माइन्यूटली डिस्कस्ड एंड इट विल बी माइन्यूटली डिटेल्ड. एवरी सिंगल थिंग को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा केयरफुली वो किया जाएगा. ठीक है, मतलब ध्यान से किया जाएगा. ऑलराइट, अब देखिए मेन फोकस क्या होगा. अगर आपको ये सब चीजें करनी है तो आपको यहाँ पर चाहिए डिफरेंट टाइप के बिजनेस कंपनीज. इसलिए इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम, इस पर्टिकुलर पार्ट में डिफरेंट स्टार्टअप्स को यहाँ पर मतलब इनोवेट किया जाएगा. डिफरेंट न्यू जो कंपनीज वगैरह है उसको यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा और उसके थ्रू इस पर्टिकुलर मैप्स को बनाया जाएगा. द क्वेश्चन कम्स फाइनली कि व्हाट इज अ डिजिटल मैप. सिंपल वर्ड्स में डिजिटल मैप का मतलब है एक ऐसा डेटा जिसको कलेक्ट करना है डिजिटली, जिसके अंदर डिफरेंट जो भी आपके पास डेटा है, देखिए जैसे एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर
रोड्स कहाँ कहाँ पर है, रोड का ट्रीज और भी डिफरेंट, देखिए कैनाल्स कहाँ पर है, लाइट हाउसेस कहाँ पर है, एवरी सिंगल थिंग विल बी डिटेल्ड और काफी ज्यादा आपको उसको सिंपली एक वर्चुअल इमेज के अंदर आप उस चीज को फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डिजिटल मैप। तो ये थे हमारे चारों टॉपिक्स। आई होप आपको चारों टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट। यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ट्रू फॉल्स के फॉर्म में मिलेंगे आपको और कुछ क्वेश्चन के आपको डायरेक्टली आंसर करने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द टर्म लिंचिंग हैज बीन मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड क्वेश्चन इज दैट मॉब लिंचिंग डायरेक्टली वायलेट्स विच फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पर्सन। Third question is the term fenicidal recently seen in news is related to what? देखिए this is the type of question जो कि डायरेक्टली यूपीएससी के अंदर पूछा जा सकता है। जैसे इस बार आपको याद होगा ACE2 के बारे में पूछा गया था, सिमिलरली ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। The next question is which country follows negative secularism? The next question is कि ban on wearing hijab can be accepted legally in a country with positive secularism, true or false? And the last question is which scheme is being used to make digital maps of villages? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे जो कल के क्वेश्चन थे, उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। The first question was that the online gaming industry has been declared to be one of the list of game of chance। देखिए क्या उसे गेम ऑफ चांस डिक्लेयर किया गया, फिर गेम ऑफ स्किल डिक्लेयर कर दिया गया। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड अ गेम ऑफ स्किल बिकॉज अगर वो गेम ऑफ चांस होता तो ऑब्वियसली इस चीज के ऊपर बैन लग गया होता है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। द सेकंड स्टेटमेंट इज अरेंज दीज कंट्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आपको याद होगा कल हमने इसके बारे में बात की थी, जो हमारा चार्ट है वो नाइजीरिया के मतलब ईस्टर्न साइड के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए सबसे पहले चार्ट आता है, देन कम्स नाइजीरिया, देन कम्स माली एंड फाइनली कम्स मॉरिटेनिया। द थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द डेथ इन जो लासा फीवर के पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर, उसका मेन रीजन होता है मल्टी ऑर्गन फेलियर। आपको याद है डिफरेंट हमारे बॉडी पार्ट्स के जो डिफरेंट एरियाज है हर एक को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है, उसके कारण मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा है, ठीक है। और ये जो लासा है ये एक्चुअली नाइजीरिया के अंदर एक प्लेस है, वहीं पर ये चीज मतलब इनिशिएट हुआ था, अभी धीरे धीरे यूरोप पहुंच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज द सोर्स ऑफ डेटा टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरीज ऑफ जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उसके अंदर का सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, यही मतलब मेन डेटा का सोर्स है, ठीक है। यहीं से सारा का सारा डेटा जो है उठाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट फुकुशिमा रिएक्टर इज प्रेजेंट इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आइलैंड, ट्रू और फॉल्स? आपको याद है जापान के टोटल 3 पार्ट्स हैं, देखिए फर्स्ट दिस इज सेकंड एंड थर्ड, दिस इज सेंट्रल पार्ट, दिस इज साउथ वाला पार्ट, दिस इज नॉर्थ वाला पार्ट। ये यहाँ पे प्रेजेंट है फुकुशिमा, यानी कि सेंट्रल पार्ट के अंदर प्रेजेंट है, नॉर्थ के अंदर प्रेजेंट नहीं है। एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ट्रिटियम ऑन ह्यूमन बीइंग्स? आपको याद है देखिए ट्रिटियम जो है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए डायरेक्टली हार्मफुल है, बट ह्यूमंस के लिए डायरेक्टली हार्मफुल नहीं है, बिकॉज अगर उसका अमाउंट लेस है तो ह्यूमंस को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं कर सकता है, बट ऑब्वियसली अगर इसका अमाउंट बढ़ जाए तो वो डायरेक्टली ह्यूमंस को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन एंड सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।